हेलो दोस्तों, आप सभी को पीके एजुकेशन में स्वागत है। आज हम रफ्तार सीरीज नंबर 4 पे आ चुके हैं। 3 सीरीज अपलोड कर दिया गया है, ये चौथा सीरीज है। चलिए देखते हैं इसके अंदर प्रश्न कौन कौन सा है। आप लोग अच्छा से सेट लगाइएगा। प्रश्न नंबर 1, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मणिपुर की, उत्तर प्रदेश की, असम की, आंध्र प्रदेश की। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। लगाइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य जो है टोटल भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथक नृत्य, मणिपुरी नृत्य, मोहिनीअट्टम और असमिया या सत्रिया नृत्य। भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत, तमिलनाडु में सत्रिया नृत्य शैली है। भरतनाट्यम जो है मैप पे चले आते हैं तो ये है तमिलनाडु की एरिया, इसमें आ जाएगा आपको भरतनाट्यम। तमिलनाडु के एरिया में भरतनाट्यम आ जाएगा, जो मुख्य रूप से दक्षिणी भारत तमिलनाडु की सत्रिया नृत्य शैली है। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा नृत्य को प्राचीन नृत्य कहा जाता है, भरतनाट्यम नृत्य को प्राचीन नृत्य कहा जाता है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध नृत्य है। आंध्र प्रदेश मैप में किधर है? आंध्र प्रदेश, ये हो गया आंध्र प्रदेश की एरिया। यहाँ पे जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। इसका आधार भारत मुनि का नाट्य शास्त्र से है। ओडिसी जो ओडिशा में प्रचलित है। ओडिशा मैप में किधर है? तो ओडिशा रहा ये। ओडिशा में ओडिसी नृत्य प्रसिद्ध है। और कथकली जो है केरल में प्रसिद्ध है। केरल में से 2 नृत्य है, कथकली और यहाँ आ जाइए 7 नंबर में मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल राज्य में स्थित है। तो मैप पे चले जाते हैं तो केरल जो है ये यहाँ पर स्थित है केरल। यहाँ पे 2 नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। चलाते हैं कथक नृत्य, उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी इस एरिया में कथक नृत्य होता है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। यह कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य रूप से कथन करता है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुरी नृत्य जो हो गया मणिपुर में है। तो मणिपुर किधर है? तो मणिपुर ये रहा पूर्वोत्तर भारत के राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर में कौन है? मणिपुरी नृत्य जो भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर रखा गया। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसे राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रमुख है। और मोहिनीअट्टम कहाँ पे है? केरल में है। केरल में क्या है? तो सबसे नीचे तमिलनाडु के क्षेत्र में तमिलनाडु के जस्ट सटे हुए राज्य केरल है, जहाँ पे मोहिनीअट्टम और कथकली है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य में के 2 प्रसिद्ध नृत्य है। और सत्रिया जो है असम में। तो असम मैप में किधर है? मैप पूर्वोत्तर भारत के राज्य ये रहा असम। असम में क्या होता है? सत्रिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? बल्लारपुर में, सिंदरी में, बेलागाला में और राजमुंदरी में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था बल्लारपुर में, सिंदरी में, बेलागाला में, राजमुंदरी में।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था सिंदरी में। किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? एक, ए नंबर जो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे समस्थानिक। समस्थानिक देख लेते हैं। आइसोटोप्स, समस्थानिक आइसोटोप्स तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक या आइसोटोप किसे कहते हैं? तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या असमान या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है और सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलेनियम जिसका 27 समस्थानिक होता है। समस्थानिकों के उपयोग किसी पुराने उपयोग में प्रथम आ जाते हैं, किसी पुराने कार्बन पदार्थ की आयु जानने की कार्बन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। किसी पुराने कार्बन पदार्थ की आयु जानने के लिए कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक CO60 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है और घेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में और कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है आयु का पता लगाने के लिए। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है किसमें? परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो गुरु अंगद देव ने इस लिपि का गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ किए गए लांगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। लांगर व्यवस्था को शुरू कौन किए थे? गुरु नानक। इसको अस्थायी कौन बना दिया गया? अंगद के द्वारा बना दिया गया था। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रेरणाता थे। सिख धर्म की स्थापना किसने किए थे? प्रथम गुरु गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किए थे। इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहब, गुरु नानक का जन्म आधुनिक ननकाना साहब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। सिख धर्म में 5वें गुरु अर्जुन देव ने सच्चे बादशाह की उपाधि धारण किया था। अगर बोला जाए सच्चे बादशाह को उपाधि किसने धारण किया था? 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण किए थे। ये अकबर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जो थे अकबर के समकालीन थे और 1589 ईस्वी में अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी थे
ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु रहे थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1699 में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। कब किए थे? 1699 में किए थे। सच्चा बादशाह की उपाधि किसने धारण किया था? गुरु अर्जुन देव ने किए थे, 5वें गुरु थे। और गुरु नानक ने सिख धर्म के स्थापना किए थे। गुरुमुखी लिपि किसने लिखे थे? तो गुरु अंगद ने लिखे थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए थे। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए थे और सच्चा बादशाह की उपाधि धारण 5वें गुरु अर्जुन देव ने लिए थे। निम्न व्यक्तियों का विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 है, सही है। और तर्क आर, हिमालय नदी का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि नहीं करता है। ए सही है और आर गलत है। ए गलत है और आर सही है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 नदियां हैं और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, दोनों सही है। हिमालय अफवाह तंत्र की नदियां। हिमालय अफवाह में अनेक नदियां तंत्र है मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, और यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। वह भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमायुडुंगा हिमनद में हुआ है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ब्रह्मपुत्र नदी असम में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्य में मान्यता जरूरी है? 4 राज्य, 6 राज्य, 9 राज्य, 12 राज्य। कितने राज्य में मान्यता जरूरी है? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 राज्य में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों का मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचित आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त। पहला शर्त हो गया लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है। क्या बोलता है? लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6%
प्रतिशत प्राप्त करना जरूरी होगा। दूसरा चलते हैं। इसके अलावे इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों के विधानसभा की कम से कम 4 सीट जीतनी होगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विधान राज्यों में हासिल की गई हो। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पहला हो गया भारतीय जनता पार्टी जो कमल छाप है जिसे बीजेपी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा छाप, और बहुजन समाज या हाथी। बहुजन समाज पार्टी जो असम को छोड़कर, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो हसिया हथौड़ा एवं ताड़ा छाप है इसका, नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक और आम आदमी पार्टी तो झाड़ू छाप हो गया। नोट में थोड़ा देख लेते हैं। 2023 में चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या घटकर 6 हो गई है। वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? कृषि ऋण, खेती के गतिविधियां और सरकारी उपभोक्ता और कृषि विमापन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कृषि ऋण। नींबू बजागो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर, कोयना नदी पे, कराकन नदी पे और पेरियार नदी पे। नींबू बजागो नामक बांध किस नदी पे स्थित है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? नींबू बजागो सिंधु नदी पर स्थित है। नींबू बजागो नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। महाराष्ट्र का कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है जो महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध कोयना परियोजना, इसे 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसका निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। इस जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के कुछ नदी घाटी परियोजना निम्न है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध परियोजना ये ब्यास नदी पर है, क्रियान्वित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन? पोंग बांध परियोजना। उकाई परियोजना कहाँ है? तो गुजरात में ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी। वाना सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। वान सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है।
जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जब कीमत के सामान्य स्तर से लगातार वृद्धि होने लगती है, जब कीमत के समान स्तर से लगातार वृद्धि होने लगती है तो मुद्रास्फीति आ जाती है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति होते हैं। आम बोलचाल में मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मार्केट में जाते होंगे, झोला भर के रुपया लेके, बोरा भर के रुपया लेके जाते हैं तो झोला भर के सामान ले जाते हैं। महंगाई ज्यादा होगा, मुद्रास्फीति आ ही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या गठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो दलित समाज शोषण मुक्त मोर्चा मंच, समजात सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच। यही जो है भीमराव अंबेडकर जी ने स्थापना नहीं किए थे। दलित समाज शोषण मुक्त मोर्चा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो स्थापना किया गया था ये सब था 1920 में द ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किए थे। 1924 में बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना किया गया था। समाज समता संघ की स्थापना किए थे और 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थाएं और संघ बनाने के अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित एवं स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी के अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 19 से 22 तक का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए हैं जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। अनुच्छेद 19 के 6 तरह के स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता और 19 के सी संघ बनाने की स्वतंत्रता और 19 के डी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता और 19 के ई में देश की किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ई में और 19 के जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छिद्र, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना और क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? बताइएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन छिद्र का मतलब ओजोन छिद्र हो नहीं गया है, मतलब मोटाई कम हो गया है, इसीलिए इसे बोलता है ओजोन छिद्र। ओजोन परत में सूर्य के पराबैंगनी किरणों को 70 से 90% तरंगें छान जाती है। ओजोन परत छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। यहाँ सितंबर एवं अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति फ्लोरोकार्बन CFC और हैलोजेंस इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बनिक टेट्राक्लोरीन, मिथाइल फ्लोरोफॉर्म,
जैसे रासायनिक से होती है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 दिसंबर, 22 नवंबर। क्या होगा इसका आंसर? संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 24 अक्टूबर का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था और 24 अक्टूबर को इसे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच। 4 और भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, जैसे चीनी और रसियन, अरबी और स्पेनिश। टोटल मिला 6 भाषा हो गया, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश, अरबी, रसियन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसके 6 अंग हैं जो इस प्रकार है। प्रथम हो गया महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्याय परिषद एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कासावा कोरोसी जो हंगरी के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर मिलाइए। इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। और शिमलीपाल ओडिशा में और बांदीपुर कर्नाटक में। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 4 3 2 1 सी नंबर का आंसर हो जाएगा। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सही। तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, कौन मापता है? आंसर बताइएगा। हाइड्रोमीटर मापता है। हाइड्रोमीटर, इसके द्वारा किसी भी द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इसके द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल की ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। और ग्रेविमीटर के द्वारा वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। रेलवे उपकरण और मोटर वाहन, पोत निर्माण, साइकिल। इधर हो गया कोची, लुधियाना, भिलाई, जबलपुर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे उपकरण जो है कहाँ है? तो रेलवे उपकरण जो है भिलाई में है। मोटर वाहन कहाँ है? तो मोटर वाहन जो हो गया आपको जबलपुर में हो गया। पोत निर्माण कहाँ है? तो कोची में हो जाएगा। और साइकिल तो लुधियाना में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 3 4 1 2 ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में, प्रोटीन में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन में। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और तथा उसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे में मिट्टी के नाइट्रोजन नाइट्रस के रूप में ग्रहण करता है तथा उसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रोट के रूप में पाई जाती है।
जंतु तथा वनस्पति की यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। नाइट्रोजन जो वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है, इसलिए वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में सोडा, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया इत्यादि में पाई जाती है। यूरिया NH2CONH2 का यह कार्बनिक यौगिक है। यूरिया जो है यह कार्बनिक यौगिक है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों में मूत्र में पाया जाता है। इस उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी के उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया जो है एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा में हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों में बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, हवा में परागन को कहते हैं स्वयुग परागन, कीट परागन, वायु परागन, पक्षी परागन। इसका क्या आंसर होगा? हवा में परागन को कहते हैं तो वायु परागन। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें कैसा लग रहा है आपको, और सब्सक्राइब का जरूर ही कर लें ताकि ऐसा वीडियो और आवे तो आप लोग का नोटिफिकेशन चले जाए और देख के अच्छा लाभ उठाएं। पौधे के हवा द्वारा परागन को वायु परागन कहते हैं। पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं। पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। पहला हो गया बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग तथा जायांग। पुष्प के पुमंग और जायांग प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। इसे ही जननांग कहा जाता है। पुमंग पुष्प का नर युग्म मेल तथा जायांग में मादा युग्म फीमेल बनते हैं। पुमंग में नर युग्म और जायांग मादा युग्म। परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन एवं परपरागन। स्वपरागन जब एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। परपरागन जैसे हो गया जब एक पुष्प का परागन उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागन कहते हैं। सबसे अच्छा कौन होता है परागन? परपरागन होता है। स्वपरागन अच्छा नहीं होता है, परपरागन बहुत अच्छा होता है। जैसे वायु के द्वारा परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन। कीट के द्वारा परागन क्या कहते हैं? कीट परागन। जल के द्वारा परागन जल परागन। जंतु के द्वारा परागन जंतु एवं पक्षियों के द्वारा पक्षी परागन। इन सब के द्वारा परागन होता है। नेक्स्ट, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास समिति, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर लगाइएगा आप लोग। इसका आंसर रहेगा दिल्ली पुलिस। इसका शुरुआत कब किया गया था? तो अगस्त 2017 को। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर केसर का मुख्य उत्पादक राज्य हो गया। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? उबालना, निस्यंदन, क्लोरीनीकरण, पराबैंगनी विकिरण। कौन हो जाएगा इसका आंसर? बताइएगा आप लोग इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा निस्यंदन।
निस्यंदन के द्वारा पानी को शुद्धिकरण किया जाता है तो इसमें सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं होता है। जल शुद्ध करने के लिए प्रमुख उपाय विधि निम्न है। पहला हो गया RO सिस्टम के द्वारा। इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि पानी को मुक्त कर शुद्ध एवं मीठा बना देता है। UV रेडिएशन सिस्टम, इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के DNA अव्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया को भी मार जाते हैं। क्लोरीनेशन, इसके जरिए पानी साफ किया जाता है। विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपक्रमों में जल आपूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे पानी शुद्ध होने पर इसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जल को उबालने से जल का अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाता है और परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट, NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड, नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D नंबर, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। कीट के डंक से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल के लिए, एसिटिक अम्ल के लिए, लैक्टिक अम्ल के लिए, मैलिक अम्ल। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कीट के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल यह सरलतम कार्बोक्जिलिक अम्ल है। इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद और तीखा खुशबू आती है। इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। लैक्टिक अम्ल वाटर सेल्यूबल होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वाटर सेल्यूबल होता है। ये स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं। यह त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड और डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? कौन है हस्तियां इस सब में से? बताइएगा आंसर। इसमें से सभी जो है थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? पिरोटन द्वीप में, रामेश्वरम में, गंगा सागर द्वीप में, पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अवस्थित है। कहाँ है बताइएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जीव की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। उद्यान में दो प्रमुख द्वीप समूह जो द्वीप और लेवरिंथ द्वीप समूह है। वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप से द्वीप तक भिन्न है। अंडमान एवं निकोबार एक द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।
जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। दोनों के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीप को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 96 वन्यजीव अभ्यारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क, जैव संरक्षित क्षेत्र है। रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट, कुछ नहीं में से कुछ उत्सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? नियत अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गुणित अनुपात, संवेग अनुपात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। भूमध्य रेखा किन देशों से नहीं गुजरता है? भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से नहीं गुजरता है, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील से गुजरता है। 0 डिग्री अक्षांश खींची गई भूमध्य रेखा विषुवतीय रेखा कहलाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर चमकती है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा जो है निम्न ग्लोब पर कितने रेखा है? 3 रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश से गुजरता है और कर्क रेखा 27 डिग्री और मकर रेखा 27 डिग्री दक्षिणी। तो विषुवत रेखा निम्नलिखित निम्न देशों से होकर गुजरता है। जैसे होगा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती। ये सब पर से विषुवतीय रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। इतना देश से गुजरता है और 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है भूमध्य रेखा। एक भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश सोमालिया, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य गैबोन, युगांडा। भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका के देश जैसे ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश जैसे उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप और अफ्रीका महादेश देश का मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली एवं पश्चिमी सहारा एवं मोरितानिया। इस पे कर्क रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप का देश ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब। ये सब पर से भारत कर्क रेखा गुजरता है। मकर रेखा 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश गुजरती है। मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है जैसे अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया इत्यादि। सूर्य कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकता है और कर्क रेखा पर सूर्य जो है 21 जून को लंबवत और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त
1945, 8 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ था? आंसर बताइएगा इसका, कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई थी तथा 9 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर किया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान के दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 तत्व का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का तत्वों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में बनाया था। हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर रहता है। परमाणु बम किस पे रहता है आधारित? नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित रहता है। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन से समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक है। हाइड्रोजन बम की क्षमता जो है परमाणु की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होता है। और भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो होता है 8 मई 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में किया गया था और इसका कोड स्माइलिंग बुद्धा था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में और इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 एवं 13 मई 1998 को किया गया था। ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया जाता था। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा थे। भारतीय परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा थे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 1969 में स्थापित किया गया था। प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में किसके सहायता से? संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। कब? 1969 ईस्वी में। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा 1956 में स्थापित किया गया था। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है और हाइड्रोजन में समस्थानिक का संलयन होकर हीलियम नाभिक बनता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? सामान्य दबाव के मूल्य निर्धारण से, सरकार के बजट से, कर एवं लेखन से और एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करने से। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कर एवं लेखन से। कर एवं लेखन से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा होता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। भारत में सर्वाधिक किस राज्य में सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा होता है? उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल के द्वारा होता है। भारत में मुख्यतः रूप से 4 प्रकार के साधन है सिंचाई के लिए: कुआं, नलकूप या ट्यूबवेल एवं तालाब एवं नहरें।
भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहर, जिसमें से कुल सिंचाई क्षेत्र का 40% भाग सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्य स्थित है। सिंचाई के द्वितीय मुख्य साधन कुआं, पहला हो गया नहर, दूसरा हो गया कुआं। पहला कौन हो गया? तो नहर। दूसरा हो गया कुआं। इसके द्वारा कुल सिंचाई का क्षेत्रफल 37.8%, इससे 40% सिंचाई की जाती है। लेकिन तृतीय संसाधन तालाब है, जिसके कुल सिंचाई का 14.5% का है। दक्षिणी भारत राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश तथा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। सिंचाई का चतुर्थ साधन नलकूप को आता है, जिसे कुल सिंचाई क्षेत्र पर 7.7% सिंचाई की जाती है। इसके प्रमुख राज्य जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बिहार में सिंचाई के साधन जैसे हो गया नहर, नलकूप, तालाब एवं कुआं। बिहार में नहरों से कुल सिंचाई भूमि का 27.47% भाग सिंचाई होता है। नलकूप द्वारा कुल सिंचाई भूमि का लगभग 61.39 भाग पर सिंचाई की जाती है। तालाब एवं अन्य से 11.14% भाग सिंचाई होता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं के द्वारा होता है। और सर्वाधिक कुआं, तब नलकूप, तब नहर, तब तालाब। सबसे कम नहर के द्वारा, सर्वाधिक कुआं के द्वारा। राजस्थान में सिंचाई, ये हो गया मध्य प्रदेश का। और राजस्थान में आ जाइए तो सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं एवं नलकूप है, जिसमें कुल संचित भूमि का लगभग 66% भाग सिंचाई की जाती है। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध के संवादों का भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, मगधी, संस्कृत। गौतम बुद्ध का संवादों का भाषा कौन थी? तो गौतम बुद्ध का संवादों का भाषा पाली थी। विश्व एड्स दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस वैश्विक स्तर पर मनाने का शुरुआत WHO के द्वारा 1988 में किया गया था। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 12 अगस्त को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय के विभाग है? रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग। निम्न में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रक्षा, एक मिनट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, B और C। रक्षा विभाग एवं रक्षा अनुसंधान विभाग एवं रक्षा उत्पाद विभाग। इसका आंसर कौन हो जाएगा? A, B, C, B नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीति केंद्र डेवलप मैट्रिक स्टेशन खोला गया था? चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद, बंगलोर। कहाँ खोला गया था? इसका आंसर बताइएगा। चेन्नई में खोला गया था। चेन्नई में जो था, बांग्लादेश के द्वारा नया कूटनीतिक
केंद्र डेवलपमेंट स्टेशन खोला गया था। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? सैयद शाहिद हकीम को, अनवर अली को, रोबिन सिंह को, नारायण दास को। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसे सम्मानित किया गया था? सैयद शाहिद हकीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद शाहिद हकीम को वर्ष 2017 में फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। ध्यानचंद पुरस्कार का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था। यह क्रियाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता था। इसमें नगद पुरस्कार 10 लाख के रूप में दिया जाता था। 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी से सम्मानित व्यक्ति अश्विनी अकुंजी। एथलीट्स में धर्मवीर सिंह, हॉकी में बीसी सुरेश, कबड्डी में नीर बहादुर गुरुंग, पैरा एथलीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था किसने? बंगाल के विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने का घोषणा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 को, अब घोषणा कब किया था? तो 20 जुलाई को किया था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया था। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन का विरोध में बंगाल भंग आंदोलन चलाया गया था। उसी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ था। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। इसी समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। 1912 में मूर्त रूप से किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक ये भारत का वायसराय के पद पर रहे थे और 1916 के लखनऊ में कांग्रेस के मुस्लिम लीग के अधिवेशन के साथ हुए थे। इसी समय कांग्रेस के राजनीतिक समझौते हुए थे जिसमें लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। इसी अध्यक्षता आर.सी. मजूमदार ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इन्हीं बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना की थी। रॉलेट एक्ट 1919 के मोंटेग्यू घोषणा पत्र 1917 और जलियांवाला हत्याकांड 1919। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र जो है 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 इत्यादि इन्हीं शासन के काल की घटना थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 भारत की वायसराय थे और इसके काल की प्रमुख घटनाएं स्वदेशी आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 इत्यादि। 1907 के सूरत अधिवेशन, कांग्रेस विभाजन, 1906 में आगा खान मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? आर्यभट्ट, भास्कर द्वितीय, स्प्राइट या एनसेट आईए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्प्राइट। भारत में पहली बार
किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी ने, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। भारत में पहली बार वार्षिक आय का अनुमोदित किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पहली बार सन 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपया होने का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 ईस्वी में धन निकासन के सिद्धांत को बताया एवं धन निकासन को देश की सभी दुखों को मूल कारण बताया था। एनी बेसेंट ने आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट महिला अधिकारी की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारतीय प्रेमी महिला थी। वर्ष 1917 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र अधिवेशन अध्यक्षता किए थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली को, राम मनोहर लोहिया को। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी जो अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। प्रमुख व्यक्ति के नाम एवं उनके उपनाम संबंधित नियम। व्यक्ति एवं उपनाम से संबंध। भगत सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद ए आजम। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या लाला जी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। सरोजिनी नायडू भारत के कोकिला एवं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजात शत्रु। चित्तरंजन दास को देशबंधु। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे और वर्ष 1984 में 40 साल के उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1984 में बने थे। जिस समय बने थे उस समय 40 वर्ष इनका एज था। उनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक था। लियाकत अली खान पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री 1947 से 51 तक थे। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रावधान करता है? 39वां संवैधानिक संशोधन या 40वां या 42वां या 44वां? आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तन को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह 44वें संशोधन किया था। इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार पर अंतरिम शांति के स्थान पर बदल सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया था। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया था। मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। 39वां संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा हुआ था। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन न्यायालय के चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका निपटारा इसे
प्राधिकारिक द्वारा किया जा सके, जिसके संसदीय कानून द्वारा नियुक्ति किया जाए। 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुए था। 40वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम शामिल किए गए थे। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था। यह 42वें संवैधानिक संशोधन जो था यह 1976 में हुआ था। यह संविधान संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधन में अधिक व्यापक था। इस कारण से इसे लघु संविधान 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा किसी भी प्रमुख संशोधन नहीं निम्न है। संविधान के उद्देश्य को 3 शब्दों धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व को 3 नए निर्देशक तत्व को शामिल किया गया था। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क में रखा गया था। उद्योग में प्रबंध के कामगारों एवं भागीदारों को अनुच्छेद 43 के क, पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन जीव की सुरक्षा अनुच्छेद 48 के क, एक नई अध्याय भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क जोड़ा गया। नागरिक के मूल अधिकार कर्तव्य नागरिक उल्लेखित है। अनुच्छेद 74 में व्यवस्थित की गई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो मौलिक अधिकार हो गया अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो था आयरिश संविधान से लिया गया था। संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया था? संसदीय सरकार जो था ब्रिटिश से लिया गया था। और केंद्र राज्य संबंध जो था कनाडा के संविधान से लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 ये हो जाएगा बी नंबर 4, 3, 1, 2। मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार पत्र है। भारत का नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया। संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्रीय राज्य संबंध कनाडा के। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से। राज स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांस से ही लिया गया था। मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श रूस के संविधान से लिया गया। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। किसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण की नियुक्ति किया गया था? राजीव, महर्षि सुरेश नारायण, विवेक शर्मा, नरेश अय्यर। किसे किया गया था? तो राजीव महर्षि को। राजीव महर्षि भारत में 13वें 2017 से 2020 तक नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण थे। वर्तमान में भारत के 14वें नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण गिरीश चंद्र मुर्मू जो 8 अगस्त 2020 से कार्यभार ग्रहण किए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण के स्वतंत्रता पद की व्यवस्था किया गया है। इसका अर्थ संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख करना ताकि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है पता लगाना। CAG कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु होता है। तर्करीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, भारत बांग्लादेश। आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सर्करीक जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच है।
अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच कौन सा है? तो डूरंड रेखा है, डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन है। और चीन और भारत के बीच मैकमोहन, मैकमोहन लाइन है। और भारत बांग्लादेश के बीच जीरो रेखा है। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल एवं डीजल करों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एवं जापान। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऐप केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़क के रखरखाव हेतु बनाया गया था? आरंभ ऐप को। भारत के किस राज्य में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर को। किसे सम्मानित किया गया था? पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया था। 23 जून 2017 ईस्वी को पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 2017 ईस्वी का प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार राज्य के कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए दिया जाता था। 22 जून 2022 को ओडिशा के सार्वजनिक परिवहन सेवा में बस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकलित किया गया था? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेशनल फूड पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तांबा के लिए, तेज परिशोध के लिए, उर्वरक के लिए, पेनिसिलिन के लिए। नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटक। क्या होगा इसका आंसर? तमिलनाडु। प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। राज्य, संघ क्षेत्र, लिंगानुपात। गोवा का 973, तमिलनाडु को 996, सिक्किम का 890, कर्नाटक का 973, केरल का 1084, जो सबसे अधिक है अभी फिलहाल के लिए केरल। ऑप्शन में केरल था ही नहीं, इसलिए तमिलनाडु हो गया। और दमन द्वीप सबसे कम है, 618। बिहार का 918। भारत का लिंगानुपात 943। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य जैसे हो गया हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 2 नंबर पे है, और सिक्किम और पंजाब, उत्तर प्रदेश। अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य जैसे हो गया केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये सभी का PDF टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पर स्थित है? मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्थित है लूसी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रिय के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैस, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी और देश का नाम। किलाउ मैना लोआ हवाई द्वीप पर अमेरिका में, कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है, माउंट इरेबस अंटार्कटिका में, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार, ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली के सीमा पर स्थित है, स्ट्रोम्बोली इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। माउंट एटना सिसिली द्वीप पर है, इटली में है। सुसुप्त ज्वालामुखी जो है जिसमें ज्वालामुखी जो काफी
समय से शांत हो लेकिन उसे उद्गम होने की संभावना बनी रहती है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी जो निम्न विसुवियस इटली में, फ्यूजियामा जापान में, करेकटुआ इंडोनेशिया में तथा नागरकोंडम पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और शांत ज्वालामुखी जब उसे उजागर होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाता है तो उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं और उसके मुख जल आदि से भर जाता है तब उसके शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण के लिए पोपा म्यांमार का, एकांकागुआ दक्षिण अफ्रीका अमेरिका का, किलिमंजारो तंजानिया का, सुल्तान एवं देवबंद ईरान में स्थित है। ये आज का रफ्तार सीरीज। नेक्स्ट रफ्तार सीरीज नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।